कुछ डिस्पेंसरीज थी, उनको लेने का मकसद सिर्फ ये है कि उन हॉस्पिटल्स को, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वो चलाए नहीं जा रहे ठीक तरीके से, वहाँ काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, वहाँ मरीज़ों को जो है सहूलतें नहीं मिल रही, तो हमारी एक ख्वाहिश थी, हमारा एक ख्याल है कि अगर उन हॉस्पिटल्स पर हम खर्चा करेंगे और तो कराची के या सूबा सिंध के जिस तरह हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बेहतर किए हैं, इन हॉस्पिटल्स को भी हम बेहतर करें और वहाँ के रहने वाले लोगों को सेहत की अच्छी सहूलतें हम दे सकें। उसमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसको हम NICVD के तर्ज का एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो फ़ायदा कराची के शहरियों का होगा। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, पर वो KMC को दिया था। हम उसको चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को हम अच्छा करें, वो हॉस्पिटल अच्छा होगा तो कराची के शहरियों को फ़ायदा होगा। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमने की। और मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वज़ीर है और वज़ीर के हल्के में एक स्कूल है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ख़र्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराहम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे हैं। ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा ज़िंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी जाओ। देखें, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है, जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने TV चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, अपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असम्बली को वापस भेजा। ये सवाल आपका ठीक था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई, हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को अपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असम्बली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अस खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आइनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज़्यादती करते हैं। उन्होंने असम्बली की जानिब से आया हुआ एक बिल, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय अपोजिशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग्स की और जो अपोजिशन के मेंबर्स ने उनको कहा वो एतराज़ात लगा के उसको भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि हम समझते हैं उसका आइनी इख्तियार है, उसको भले वो मिसयूज़ कर रहे हों, लेकिन हमने फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एड्रेस किया। जी, कला साहब एक एक करके।
बातों पे जिक्र किया वहाँ के हालात वसूलात का। कराची का अमन जो है वो पूरी कौम का ही हमेशा ख्वाहिश रही है और आपकी पार्टी को जो क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे अमन है, वफाक का भी हिस्सा होगा, इनाम का भी होगा, सबका होगा। लेकिन अब जिस नहज पे पीपल्स पार्टी और MQM आ रही है बयानात की हद तक, ये कितना मुमकिन होगा कि किसी जगह डायलाग हो और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल सीन के आगे बढ़े? क्योंकि कराची जो है मज़ीद जो है कत्ल गारत, लिसानी फसादात, इस तरह की सूरत हाल नहीं अफोर्ड कर। सर इसी तरह लेना तो किन खदशात का इज़हार है, ज़रा खुल के? मैं तो रोज़ाना खुल के बोलता हूँ। देखें, जो बात आपने कही बड़ी इम्पोर्टेंट है। अपोजिशन को ये हक है, उनका ये इख्तियार है, वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएं और हुकूमत पर तनकीद करें और अपनी तजावीज़ दें, मुजाहरे करें, जलसे करें। इससे कोई उनको नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर कोई जमात कानून साजी को बुनियाद बना के सूबे में, मुल्क में या किसी शहर में लिसानी फसादात कराने की साजिश करे और कराची शहर में जो बैनर्स लगे हैं, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर। फिर वो कई बैनर लगाते हैं कि कराची शहर पर देही इलाकों का कब्ज़ा नामंजूर। अब मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो मकामी और गैर मकामी आपने अपने जहन में ठोंसा है, इसकी तशरीह करें। आप ये बताइए कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है? क्या वो पठान गैर मकामी है जो KP से कराची में बसता है? वो पंजाबी गैर मकामी है जो पंजाब से कराची में बसता है? वो सराइकी गैर मकामी है जो साउथ पंजाब से पंजाब में बसता है? वो कश्मीरी गैर मकामी है जो कश्मीर से सिंध कराची में बसता है? या वो सिंधी गैर मकामी है जो सूबा सिंध से आकर कराची में बसता है? या मेरे जैसा सिंधी जिसका ख़ानदान सदियों से कराची में बसता है, वो गैर मकामी है? आप ये बताइए कि मकामी और गैर मकामी की तफरीक तो करें ना आप। देखिए, सूबा सिंध बड़ा कुशादा दिल सूबा है। आज भी सूबा सिंध की असम्बली में आपको हर कौमियत का आदमी मेंबर मिलेगा। सूबा सिंध से मुंतखब होने वाले लोग जिनका ताल्लुक KP से था, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, वो वहाँ से जीते, वहाँ वज़ीर बने। हमने तो एतराज़ नहीं किया किसी पे। अगर सूबे के लोग किसी को मुंतखब करते हैं, किसी को वोट देते हैं, किसी को असम्बली में भेजते हैं और वो कराची में रहता है तो उसका हक है, या सूबा सिंध में किसी भी शहर में रहता है तो उसका हक है वो आए। ये ठेकेदारी किसने उठा ली है कि वो फैसला करे कि कौन कराची में मकामी है, कौन कराची में गैर मकामी है, कौन सिंध में मकामी है, कौन सिंध में गैर मकामी है? ये इतनी ख़तरनाक बात है, ये जहर है जो लोगों के जहनों में डाला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। इनको पता है कि कानून में कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चाहते हैं कि लिसानी फसादात हों, खुदा न खास्ता कुछ लोग इधर से मरें, कुछ उधर से मरें, तो ये अपनी दुकानदारी फिर चमकाएं और फिर कहें उर्दू बोलने वालों को, देखो ना तुम्हें सिंधी मारता है, देखो तुम्हें पठान मारता है, देखो तुम्हें पंजाबी मारता है, तुम्हें बलोच मारता है। उनको ये डरा के फिर अपने साए में लें, आओ हम तुम्हें जो है ना वो साया फराम करेंगे, तुम्हारी जानें बचाएंगे। देखें, ये ज़माने गुजर गए हैं। आपने कहा कराची ने बहुत तकलीफ उठाई है, पूरे पाकिस्तान ने उसको भुगता है, पूरे पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। कराची शहर से बिजनेस निकल के चला गया है। देखिए, मैं रोज़ाना इनसे पूछता हूँ, मैं अपनी हर बात में कहता हूँ कि जी कराची के लोगों को गैस नहीं मिलती, कराची में जो लोगों को पेट्रोल महंगा लेना पड़ता है, वहाँ पे बिजली महंगी होती जा रही है, वहाँ दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। ये ठेकेदार बनते हैं ना कराची के, तो कराची के लोग अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे वोटर अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे हमदर्द अगर तकलीफ़ में हैं, तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़ जाते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए? हम जब हुकूमत में थे, MQM ने जब हमारे साथ थे, 4 मरतबा हुकूमत हमारी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि जी पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं। आज इनको जो है वो मुंह के सिल गए सबके। पेट्रोल की कीमतों पर नहीं बोलते हैं, गैस के क्राइसिस पर नहीं बोलते हैं, पेट्रोल महंगा होता है उस पर नहीं बोलते हैं, बिजली महंगी होती है उस पर नहीं बोलते हैं। तो MQM जो है कभी भी कराची शहर में रहने वाले लोगों की हमदर्द नहीं थी। उसने लोगों के जज्बात से खेला है, लोगों के जज्बात को इस्तेमाल किया है और अपनी सियासी दुकानदारी चलाई है। इंशाअल्लाह ताला अब कराची के लोग उनकी दुकानदारी चलने नहीं देंगे। गनी साहब, आपने कहा कि अशिया की कीमतों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। अब आप ये बताएं कि अब पैसा किधर जा रहा है? ये अब ATMs में जा रहा है, जो इमरान खान साहब की ATMs है। और देखें,
ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर फ़ख्र इमाम साहब असम्बली में खड़े होकर ये कहें कि जी 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, तो भाई मतलब सबको पता है कहाँ गई है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा होती है, पाकिस्तान की 70% के करीब। पंजाब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है। पंजाब की गंदम दूसरे सूबों में जाती है। पंजाब में फसल उतरती है और 1 महीने के बाद गंदम नापैद हो जाती है, मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो गई है ना। चीनी, गंदम, इन दोनों की अगर आप स्टडी कर लें, जब इनको रखने की ज़रूरत थी ये एक्सपोर्ट करते हैं, फिर क्राइसिस पैदा होते हैं, फिर वही इंपोर्ट करते हैं। सस्ती चीनी बाहर भिजवाते हैं, महंगी चीनी बाहर से मंगाते हैं। ये बार बार क्राइसिस उन्होंने पैदा किए हैं। ये टेंडर करते हैं, मिसाल के तौर पे चीनी उनको ऑफर होती है 80 रुपये किलो, ये कहते हैं नहीं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं, फिर 90 रुपये, कहते हैं नहीं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 100 रुपये, कहते हैं नहीं बहुत महंगी है, कैंसिल। फिर टेंडर करते हैं 120 रुपये, कहते हैं मजबूरी लेनी पड़ेगी। अब इस ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अपने ATMs को नवाजने का तरीका है। आपने एक चीज़ 80 रुपये में नहीं ली, 120 रुपये में वो चीज़ ले लिया आपने। मुल्क का ख़जाना ज़ाया करते हैं, लोगों के पैसों पे जेबों पे ढाके डालते हैं, और ये पैसा इनके ATMs में जा रहा है। जिन्होंने PTI को पाला है, जिन्होंने PTI को चलाया है, जिन्होंने PTI पे खर्च किया है, उन तमाम लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च होता है। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं, मैं तो बड़ा उनको मोतबर आदमी जानता हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को मैं मोतबर आदमी जानता हूँ। उनको भले ही जो मर्जी कहते रहें, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में केस किया हुआ है उसमें आपको इनकी करप्शन का पता चलेगा। जो जस्टिस वजी ने कहा वो उनका घर कैसे चलता है वो पता चलेगा। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, देखिए पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम क्या होता है, हुकूमत में आती है करप्शन करते हैं। नून पे इल्ज़ाम क्या है, हुकूमत में आते हैं करप्शन करते हैं। ये तो इतने करप्ट हैं कि हुकूमत में आए नहीं थे, अपनी पार्टी में थे तब भी करप्शन कर रहे थे। तो PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है। उन्होंने देखें, इनके जो फॉरेन अकाउंट्स का इशू चल रहा है आपके सामने, इनके जो इंटरनल इलेक्शन हुए पार्टी के, उसमें पैसे चले, उस पर कमीशन बनाया उन्होंने। इनकी पार्टी के जो टिकट्स हैं इन्होंने पैसे लेके दिए। असेंबली में, इस असेंबली में खड़े होकर इनके लोगों ने कहा है ना कि हमने तो पैसे लेके टिकट लिया है। तो जो जमात खुद बतौर जमात करप्ट हो, उसको अगर हुकूमत में आकर मौके मिल जाए तो आप क्या समझते हैं, कोई वो मौली बन जाएंगे सारे, वो नेक बन जाएंगे सारे? वो तबाही फेरी हुई है इन्होंने। ये जब अल्लाह करेगा ये हुकूमत जाएगी तो इनके करतूत आपके सामने आएंगे, लोग कान पकड़ेंगे इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। MQM को, हाँ, MQM को एतराज़ ये है कि जी वो जो मुर्दे कब्र से निकल के वोट डालने आते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अस्पतालों को बेहतर किया जाए, अवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि MQM ने कहा कि मेयर के इलेक्शन सीक्रेट नहीं ओपन होने चाहिए। हमने मान लिया। MQM की जानिब से एतराज़ात लगाए गए।